वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 7 जिसमें हम लोग देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। इस डाटा इंटरप्रिटेशन में अगर देखा जाए तो ये यूनिट 7 है हम लोग का, और यूनिट 6 हम लोग ने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। इसमें पहले तो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन पैटर्न आता है वो एग्जाम में कैसे पैटर्न में आता है, और फिर हम लोग पिछले साल में मतलब 2021 का एक PYQ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले समझेंगे एग्जाम में कौन से पैटर्न में आते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात की जाए, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जैसे पेपर 1 में होता है हर एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 मार्क्स का होता है, तो आपके टोटल हो गए 10 मार्क्स के। अब डाटा इंटरप्रिटेशन जो दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि डाटा इंटरप्रिटेशन ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, पेपर 1 में सबसे पहले आपके डाटा इंटरप्रिटेशन दिया जाता है। पहले 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से। पर कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पेपर 1 जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कभी भी आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पहले सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है एट द लास्ट। एट द लास्ट जितना भी टाइम आपका बच जाएगा उसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना है। और डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए आप मैक्सिमम जो टाइम ले सकते हैं वो ले सकते हैं 7 to 10 मिनट्स। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम लेंगे तो याद रखिए हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही है, तो सेम वैल्यू में आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा टाइम आप इस पर स्पेंड मत कीजिएगा, तब इससे क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन जो आपको ठीक ठाक आते भी है उनमें भी आप गलत कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने 3 पॉइंट पे बात किया। पहला है कि 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, तो टोटल हो गए मेरे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आते हैं, कुछ में बीच में और कुछ लास्ट में। पर ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में आप देखेंगे कि पहले ही डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो डाटा इंटरप्रिटेशन करने में ज़्यादा टाइम लगा दे। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि डाटा इंटरप्रिटेशन हम जब भी करेंगे वो करेंगे एट द लास्ट ऑफ पेपर 1, एट द लास्ट ऑफ पेपर 1। और तीसरा है कि डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो टाइम ले सकते हैं वो है आपका 7 to 10 मिनट्स, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम देंगे तो बाकी क्वेश्चंस पे हम लोग इक्वल टाइम नहीं दे पाएंगे। अब देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन कैसे हम लोग के एग्जाम्स में आते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात की जाए तो डाटा इंटरप्रिटेशन हमारे एग्जाम्स में मेनली 3 टाइप के आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन है 3 टाइप्स के आते हैं। पहला सबसे आसान है, जिसमें आपका सिंपल एडिशन दे दिया जाता है। आपको एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन ये सब करना पड़ता है और उससे आपका आंसर निकल जाता है। दूसरा है हम लोग को परसेंटेज दिया जाता है। और तीसरा है आपका रेशियो। तो ये 3 चीज अगर आप लोग सीख लेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो, तब आप लोग को डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन तीनों टाइप के एग्जाम्पल हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने का एग्जाम्पल। तो ये 3 चीजें बहुत बेसिक है। ये बेसिक चीजें अगर आपको पता होगी तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब डाटा इंटरप्रिटेशन अगर देखा जाए तो बहुत सारे फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे कि आपका पाई चार्ट हो सकता है,
पाई चार्ट, फिर आपका हिस्टोग्राम हो सकता है, ग्राम, टेबल हो सकता है। तो हमारे जो यूजीसी नेट के एग्जाम में है उसमें आपको टेबल के फॉर्म में ही मिलेगा। जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होगा उसमें आपको टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि पाई चार्ट और ये जो हिस्टोग्राम है ये काफी आसान हो जाते हैं। और क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए और डाटा इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए हम लोग को जो एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे टेबल फॉर्म में या फिर टेब्यूलर फॉर्म में भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर आई होप ये क्लियर है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको 3 चीज पे मास्टरी हासिल करना होगा। एक है आपका एडिशन जो आज हम लोग करेंगे, दूसरा परसेंटेज और तीसरा आपका रेशियो। डाटा इंटरप्रिटेशन कई फॉर्म में आ सकता है पर हम लोग जो एग्जाम में फॉर्म में आता है दैट इज टैब्यूलर फॉर्म। तो चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर हम लोग मिलकर इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पढ़ते हैं। इन द गिवन टेबल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट फॉर 5 डिफरेंट कोर्सेज इन 5 years आर गिवन। तो पहले स्टूडेंट्स एनरोलमेंट फॉर 5 डिफरेंट कोर्सेज। पहले ये देखते हैं 5 कोर्स क्या है। पहले है आपका बीटेक, एमसीए, एमटेक, एमफिल और इंटीग्रेटेड एमटेक। ठीक है, 5 डिफरेंट कोर्सेज का दिया हुआ है इन 5 years। ये 5 years क्या हो गए 2016, 17, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 साल के लिए इतने स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल किए हैं। एनरोल का मतलब है एडमिशन लेना। The number in the brackets gives the maximum number of seats in each course। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट में नंबर दिया हुआ है। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 30 सीट है पर 2016 में सिर्फ 26 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया था आपका इंटीग्रेटेड एमटेक में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते। तो ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज देयर हाईएस्ट स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। तो ये पूछा गया है कौन से साल में आपका स्टूडेंट्स एनरोलमेंट सबसे ज्यादा था। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हर एक साल को पहले डाटा लिखना है और फिर एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने से कर सकते हैं क्योंकि मैं जो करूंगा बहुत ही स्लो तरीके से और आराम आराम से करूंगा। आप लोग अगर जल्दी करना चाहते हैं तो जल्दी आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो पहले मैं ईयर लिख लेता हूँ 2016 और 2017, 2018, 2019, ये हो गया 2020। एक बार मैंने ईयर लिख लिया, अब मैं लिखूंगा कितने स्टूडेंट्स है। पहले है आपका 2016 में 45, यहाँ पर है आपका 52, फिर है मेरा 25, फिर है मेरा 16
और ये मेरा 26। अब 2017 पहले है मेरा 55, 56, 55, 56, फिर है मेरा 20, 18 और 24। अब 2018 में देखते क्या है। 2018 में 40, 43, 21, 14 और 20। ये देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ ईयर वाइज कौन कौन से स्टूडेंट थे। अब देखेंगे 2019 में कौन है, तो आपके बीटेक में कितने जन है 53, फिर आपके 40, फिर आपके 20, 40, फिर 23, 15, फिर आपके 20, 50 और फिर आपके 23। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। तो मेरे 2019 में कौन सा पहला है मेरा 53, 53, 40, 23, 15 और 23। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए 2020 में कौन है, तो 2020 में है 50, 46, 28, 13, 27। अब चलिए इनका एडिशन करते हैं। पहले है 2016, तो 6 और 6 हो गया मेरा 12, 12, 5, 17, 17, 18, 19, 19, 5, 24। यहाँ पर आ गया मेरा 4, यहाँ पर आ गया 2। आज पता नहीं सिस्टम में क्या हुआ है, प्रॉब्लम कर रहा है। 4, 5, 6, 6 + 5, 11, 11, 12, 13, 13, 3 हो गया, 13, 2 हो गया 15 और ये 16, 164। इसको देखते हैं 6, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 11, 7, 8, 9, 11, 12, 8 और 3, 11, 11, 12, 16, 16, 19, 11, 14, 14, 16, 16, 17। Those 12। इसका होगा आपका 154। और ये आ जाएगा आपका 164। तो इनमें से हाईएस्ट स्टूडेंट्स एनरोलमेंट कौन सा है, तो हाईएस्ट स्टूडेंट्स एनरोलमेंट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है आपका 179। ये कौन सा ईयर है, ये है आपका 2017। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 2017।
will be your correct answer. What is the difference between the average vacant seats in BTech and MTech during all the years? तो डिफरेंस क्या है बिटवीन द एवरेज बीटेक और एमटेक वैकेंट सीट्स में? तो पहले देखते हैं बीटेक में वैकेंट सीट्स कितने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बीटेक में अगर 2016 का देखा जाए तो फिर मेरे वैकेंट सीट्स कितने होंगे? मेरे वैकेंट सीट्स होंगे 60 माइनस 15, सॉरी 60 माइनस 45। ये 60 माइनस 45 क्यों हुआ? क्योंकि मेरा ऊपर ब्रैकेट में दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है मेरे 60 है और उनमें से 45 स्टूडेंट्स ही जो है एनरोल किए हैं। तो मेरे वैकेंट सीट्स कितने हो गए? ये हो गए मेरे 15। फिर मैं देखूंगा 60 माइनस 55 कितना है? ये है मेरा 5। फिर देखेंगे 60 माइनस 48 कितना है? ये मैं एक एक स्टेप आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक से समझ में आना चाहिए, क्योंकि बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप दिमाग में ही कर सकते हैं कि 60 माइनस 55 कितना होता है, ये तो आप दिमाग में ही कर सकते हैं। पर मैं पूरे बेसिक तरीके से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। फिर करेंगे 60 माइनस 50 कितना हो गया मेरा 7, और 2020 में मेरा है 60 माइनस 50 तो क्या हो गया? ये हो गया मेरा 10। तो सबको ऐड कर देते हैं। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10, 12, 7, 19, 1, 1, 2, 3, 4, 49। तो अगर देखा जाए मेरे बीटेक में नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स कितने हो गए? ये हो गए मेरे 49। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है मेरा? एम टेक। डिफरेंस बिटवीन एम टेक में क्या है मेरा? 30 माइनस 25। देखिए ये 30 टोटल सीट्स है माइनस 25 कितना हो गया मेरा? 5। फिर देखते हैं 30 माइनस 26 ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा 4। फिर 30 माइनस 21 ये क्या हो गया मेरा? 9। 30 माइनस 21 ये हो गया 9। फिर 30 माइनस 23 तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा 7। फिर 30 माइनस 28 ये हो गया मेरा 2। तो इसको ऐड करते हैं। 7, 8, 9, 9 और 9 18, 18 4 22, 22 और 5 ये हो गया मेरा 27। तो मेरा फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पर क्या है? कि मेरे बीटेक में कितने वैकेंट सीट्स है? तो वैकेंट सीट है आपका 49। एमटेक में कितने वैकेंट सीट्स है? ये है मेरा 27। अब देखते हैं मुझे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज? अब देखिए बीटेक का एवरेज और एमटेक का एवरेज दोनों अलग से ना निकाल के आप दोनों का एवरेज एक साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपका सेम एवरेज आएगा डिवाइडेड बाय 5 होगा, क्योंकि दोनों में 5 इयर्स का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे। 49 माइनस 27, तो 9 से 7 गया तो ये हो गया मेरे 2, यहाँ पर भी 2।
22 एवरेज के लिए हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि यहाँ पर 5 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 से 20 पॉइंट 5 4 से 20, तो एवरेज क्या निकल के आएगा मेरा 4 पॉइंट, तो आपका आंसर है 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज देयर हाइएस्ट नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स। अब मुझसे क्या पूछा गया, कौन से ईयर में देयर वॉज द हाइएस्ट नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स। अब मुझे पहले ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि हर एक साल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे, तो फिर टोटल नंबर ऑफ सीट कितने थे, तो फिर यहाँ पर हो गया 60, बीटेक का 60, एमसीए का 60, एमटेक का 30 प्लस 20 प्लस इंटीग्रेटेड एमटेक का 30। यहाँ पर क्या हो गया 60 प्लस 60 हो गया 120 प्लस 30 प्लस 30 हो गया 60, 60 प्लस 20 हो गया 80। तब मेरे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हो गए, ये हो गए मेरे 200। तो हर एक ईयर में थे आपके 200 नंबर ऑफ सीट्स। तो जिस ईयर में आपका सबसे कम एडमिशन हुआ होगा उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंट सीट्स हुआ होगा। एक नॉर्मल बात समझिए कि जिस ईयर में आपका सबसे कम स्टूडेंट्स एनरोल हुए होंगे उसी ईयर में आपके सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहे होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाना हूँ ये चीज़। मान लीजिए किसी स्कूल में आपके दो स्कूल है, एक है आपका स्कूल ए और दूसरा है आपका स्कूल बी। दोनों स्कूल में आपके टोटल 10 सीट्स है। दोनों स्कूल में आपके टोटल 10 सीट्स है। स्कूल ए में आपके 7 बच्चे पढ़ाई करते हैं और स्कूल बी में आपके 5 बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि दोनों स्कूल में से वैकेंट सीट्स या नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स किस में ज्यादा होगा, ए में या फिर बी में। तो फिर से मिट गया, ए में 7 बच्चे पढ़ाई करते हैं और बी में 5 बच्चे पढ़ाई करते हैं और दोनों में टोटल 10 सीट्स है। आप मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ वैकेंट सीट किस में ज्यादा होगा, स्कूल ए में या फिर स्कूल बी में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स किस में ज्यादा होंगे। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखिए टोटल 10 सीट है और उसमें से 7 बच्चे पढ़ाई करते हैं। मेरे पास वैकेंट सीट कितने हो गए 3। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि टोटल 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का सीट है और उनमें से 5 बच्चे पढ़ाई करते हैं। मेरा वैकेंट सीट कितना हो गया 5। ज्यादा वैकेंट सीट किसके पास है, बी। जिसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे कम है उसी के पास नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होंगे। जब जिसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे उसी के पास वैकेंट सीट जो है वो ज्यादा होंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो देखते हैं हर एक साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। तो अगर याद है आपको तो पहले इसका कैलकुलेशन हम लोग ने कर लिया था कि हर एक साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने थे, तो उसी को एक बार देख लेंगे। तो 2016 में कितना था मेरा 164, यहाँ पर लिख लेते हैं। 2016 में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स थे, तो 2017 में 179, 2017 में 179
फिर 2018 में 151, 2018 में 15, 2019 में 154, 2020 में 164, 20 में आपका तो अब देखिए कि लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से ईयर में है। लोएस्ट नंबर कब है? 2018 में। मतलब मेरा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज होगा, मेरा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज होगा वो कब होगा? 2018 में। क्यों? क्योंकि 2018 में मेरे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे दैट इज द लोएस्ट। मेरे वैकेंसीज जो है वो होंगे हाईएस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कोर्स हैज द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल वैकेंट सीट्स। अब पूछा गया है टोटल वैकेंट सीट्स कौन से कोर्स में सबसे कम है। जैसा कि हम लोग ने पहले बीटेक और एमटेक का फाइंड आउट किया था, यहाँ पर बीटेक और एमटेक का फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से बाकी कोर्सेस का फाइंड आउट करना है। आपको बेसिक कैसे फाइंड आउट करना है वो तो हम लोग ने समझ ही लिया था। अब मैं कल कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एमसीए का करेंगे पहले। एमसीए का देखा जाएगा 60 माइनस 52 कितना हो गया? 8। फिर 60 माइनस 56 ये कितना हो गया मेरा? 4। 60 माइनस 43 ये हो गया 17। 60 माइनस 40 ये 20 और 60 माइनस 46 ये हो गया मेरा 14। तो ऐड करने से मुझे टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट एमसी मिल जाएंगे। एमटेक हम लोग ने कर लिया था, एमफिल देखते हैं। एमफिल में 20 माइनस 16 कितना होगा? ये आ जाएगा मेरा। और 20 माइनस 18 कितना होगा मेरा? 2। 20 माइनस 14 ये आ जाएगा मेरा 6। 20 माइनस 15 ये आ जाएगा 5। 20 माइनस 13 7। ये हो गया एमफिल। देखेंगे इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए। एमटेक अगर देखा जाए 30 माइनस 26, 30 माइनस 24 ये 6, 30 माइनस 25 ये मेरा 5, 30 माइनस 23 ये आपका 7 और 30 माइनस 27 ये आपका 3। तो ये सारे जो कैलकुलेशन है आप ऐसे ही माइंड में कैलकुलेट कर पाओगे, पर जब सबसे पहले स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करोगे डाटा इंटरप्रिटेशन करना, आप पूरे बेसिक से स्टार्ट करना और टाइम खुद ब खुद आपको आ जाएगा कि जल्दी से जल्दी कैसे करना है। एमसीए का देखते कितना टोटल हुआ। 8 और 4 12, 12 और 7 कितना हो गया? 21। 21 और 4 25, 5 यहाँ पर आ गया मेरे 2, 2 और 1 3, 4 5 और 1 6। एमफिल में देखते हैं। एमफिल में 4 5 6 6 6 12, 12 और 5 हो गया मेरा 17। 17 और 7, 17 और 7 या 24 या। अब देखते हैं 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 3 23 आ गया मेरा 23।
अब मेरा क्या बचा है, तो मेरा बचा है बीटेक और एमटेक। बीटेक और एमटेक मेरा कितना था, बीटेक 49, एमटेक 27। तो बीटेक था मेरा 49 और एमटेक था मेरा 27। अब देखिए विच कोर्स हैज द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल वैकेंट सीट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ टोटल वैकेंट सीट किस में है, तो वो है आपका इंटीग्रेटेड एमटेक। इंटीग्रेटेड एमटेक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड एमटेक। लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन देखोगे, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में आया था, उनमें क्वेश्चन पेपर में आपको पता ही है सिर्फ 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। वहां पर सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके बीटेक, एमसीए, एमटेक और एमफिल। तो वहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या आया था, वहां पर आपका करेक्ट आंसर दिया गया था एमफिल। क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन में अगर आप कंपेयर करें तो सबसे कम आपका एमफिल में ही आता है। और अगर कंप्लीट कैलकुलेशन किया जाए तो फिर आपका इंटीग्रेटेड एमटेक आता है। तो कई बार आपको ऑप्शन देख के भी आंसर देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एनरोलमेंट इन 2016 एंड द एवरेज एनरोलमेंट इन 2017? तो इसका तो सारा कैलकुलेशन हम लोग ने पहले ही कर लिया था। तो फिर 2016 में कल देखेंगे कितने स्टूडेंट्स थे और 2017 में। टू 2016 और 2017, 16 में देखिए 164 है और यहाँ है 179। 2016 में कितने हैं, 164 और यहाँ पर है 179। तो मुझे पूछा गया है कि एवरेज का डिफरेंस क्या होगा। तो फिर दोनों का सेम एवरेज करेंगे, मतलब डिवाइडेड बाई 5 ही होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 179 बाई 164, 9 बाई ये आ गया 5, ये आ गया 15। इसका अगर एवरेज किया जाए डिवाइडेड बाई 5 होगा 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3.0। चलिए आपको एक बार लॉन्ग मेथड से भी दिखा देते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि दोनों तरीके जिस भी तरीके से करें हम लोग का आंसर सेम आएगा। देखिए पहले हम लोग अगर देखें तो 164 डिवाइडेड बाई 5 अगर करें तो ये हो जाता है 5 3 से 15, 1 4, मतलब 5 2 से 10, 5 2 से 10, 4 बच जाता है, 4 से 8 5 से 40। और 2017 का अगर देखें तो फिर 179 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 से 15, 29, 5 5 से 25, 5 5 से आपका 25 पॉइंट। ये तो आज 3 से 15 और 5 5 से 25, 25 और 4 बच गया 35.8। तो 35.8 माइनस 32.8 अगर करें, 0.8 और 0.8 0.5 माइनस 2 आ गया 3। ये देखिए ये भी आ गया 3.0। तो फिर जब हम लोग का नंबर सेम रहता है एवरेज में,
जिससे हम लोग का एवरेज निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आपका कैलकुलेशन कर लेते हैं और लास्ट में एवरेज को निकालते हैं। आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एनरोलमेंट इन 2016 एंड द एवरेज एनरोलमेंट इन 2017? तो वो है आपका 3। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। इस वीडियो में आपके ऑप्शंस भी दे दिए हुए थे और कैलकुलेशन जो है मैंने बहुत ही एलैबोरेट करके दिखाया है आप लोग को, क्योंकि ये हम लोग का पहला क्लास था। इसके बाद हम लोग के क्लास में ऑप्शंस भी रहेंगे और जो कैलकुलेशंस होंगे थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो उस क्लास में हम लोग सीखेंगे आपके रेशियो के बारे में या फिर परसेंटेज के बारे में। आई होप आप लोग को क्लास ये अच्छा लगा हो और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।